हुआ पिछले हफ्ते, वो बहुत विशिष्ट था। और हम लोगों में जब योगाहार के कुछ सदस्य जब आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो हमें एक अलग से ऊर्जा महसूस होती है। लगता है कि कुछ नया होने वाला है। जिस प्रकार पवन सर, मुनीलाल सर एक दिन पहले आ गए थे, उन्होंने सब कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, कहाँ कैसे जाना है। और फिर सुबह योग के साथ, योगाहार कार्यक्रम के साथ पवन सर ने यात्रा का आरंभ किया। और हम लोग यहाँ से निकले और विभिन्न जगह पे गए, कॉलेज, स्कूल। और तो जो हम लोगों ने योगाहार कार्यक्रम किया था, 225वां दिन जब मनाया था, तो उसकी जो विशेषताएं थी वो भी हमारे क्षेत्र में देखने को मिली। और हम लोगों ने पवन सर जी को दिखाया कि कैसे कैसे योगाहार कार्यक्रम की बदौलत ये परिवर्तन आ रहे हैं। आज हम लोग एक छोटा सा, जैसे आपको बता दें, जो संतोष सर हैं, उन्होंने कुछ चीजें हमें सिखाई। तो वो चीजें हम कैसे फील्ड में कर रहे हैं, वो चीजें हमने दिखाई। ट्राइकोडर्मा के वर्मा जी ने असर देखे। हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम लोगों ने इस योगाहार के कारण जो की है, वो परिवर्तन हमने दिखाया उनको। ये सर, इस कार्यक्रम की बदौलत ये परिवर्तन आ रहा है। खेती एक चुनौतीपूर्ण खेती नहीं है। खेती को अगर आप उसके अंदर रच बस के काम करेंगे, उसके अंदर घुस के करेंगे, तो बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। मेरे अ, पूजनीय माता जी, पिताजी ने मुझे खेती के प्रति इतना लगाव सिखाया। मुझे कभी बचपन में, जैसे हम लोग खिलौने जब खेलते हैं, तो मुझे खिलौने के रूप में उन्होंने मिट्टी, ये गमले, ये मिट्टियां, ये झाड़, ये फूल, ये फल, यही दिए खेलने के लिए। और वही मैंने बचपन में खेले, और वो धीरे धीरे आज खून के अंदर आ, दौड़ने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस चीज के नजदीक अपन लोग रहते हैं, वो चीज जीवन में आने लग जाती है। जैसे हम लोगों ने जब योगाहार कार्यक्रम में, जब हमें मुनीलाल सर और दादू ने जब जोड़ा था हमें, तो जब निरंतर इस क्लास से जब जुड़े रहते हैं, तो सुबह से शाम, जैसे जिस प्रकार से एक रामायण का अपन पाठ करते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं, तो एक ऊर्जा महसूस होती है। वैसे ही इस योगाहार कार्यक्रम को ज्वाइन करने से ऐसे लोगों की ऊर्जा मिल जाती है हमें, कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को ऊर्जावान और प्रकृति के पास पहुंच जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्वामी जी के बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं, बहुत सारे यहाँ पे आए हुए अतिथियों के नुस्खे हैं, जो हम लोग खेती में उपयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने आ, बहुत ज्यादा यहाँ पे दवाएं डलती हैं हमारे क्षेत्र में, तो हमने देखा कि इनका कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वर्मा जी ने हमें बहुत सारे, अपने मुख्य अतिथि रहे हैं वो, तो उन्होंने हमें बहुत सारे सिखाए कि आप कैसे फेरोमोन ट्रैप लगाएं, फेरोमोन ट्रैप की आप कैसे व्यवस्था करें। वो भी हमने पवन सर, मुन्नीलाल सर, जो टीम आई थी, और योगाहार के जो भी सदस्य आए थे, सभी ने देखा कि कैसे हम फेरोमोन ट्रैप के द्वारा, लाइव ट्रैप के द्वारा लाखों कीड़ों को पकड़ रहे हैं। ये उनको दिखाया हमने, जो इस योगाहार कार्यक्रम से जो सीखा वो दिखाया कि सर ये हम लोगों ने किए हैं। इस बार आपको बता दें कि हमने 80 एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए के फेरोमोन ट्रैप लगाए थे। और उनसे हमें जो फॉल आर्मी वर्म जो नुकसान करता है मक्के में, और बहुत ज्यादा मक्के को कहना चाहिए कि उसके दाने आने में प्रॉब्लम करता है, तो उसके लिए जो फेरोमोन ट्रैप लगाए थे, तो वो फेरोमोन ट्रैप में उसके जो मेल मेल पंखियां जो होती हैं, उनको पकड़ा और उनको सीखा कि कैसे, जब फेरोमोन में जब अपन फेरोमोन लगाते हैं, तो उसमें फीमेल की उसमें स्मेल आती है। तो आसपास जितने मेल होते हैं, तो वो मेल आकर्षित हो जाते हैं, और उसके अंदर फेरोमोन के अंदर वो इकट्ठे हो जाते हैं।
तो इस तरीके से मिलों की संख्या कम करके वहां पे जो इल्लियों की जो पैदावार है वो बहुत नगण्य हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो उससे बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। दूसरा कंट्रोल हमें लाइव ट्रैप से मिला। लाइव ट्रैप में विभिन्न टाइप की पंखियां, काटने वाले कीड़े, वो सारे कंट्रोल हुए। तो हम लोगों ने इसी तरह से सीखा कि कैसे हम लोग अरंडी का तेल और 5 फीट के नीचे की, 4 फीट के नीचे की मिट्टी लेके उसको डालना, वो भी हम लोगों ने उपयोग किए और उसके सफलता पूर्वक उपयोग किए। फिर हमने यहाँ पे सदन में राव राव साहब थे, उन्होंने हमें बताया कि कैसे माइक्रो राजा की कमी हो जाती है और किस तरह सरसों का पेड़ माइक्रो राजा को खा जाता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्निकल हैं, जो इस सदन के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सीखी और अपने खेतों में इसको भरपूर तरीके से उतारा। आज हम बताएं, हमारा जो गांव है सोमलवाड़ा खुर्द, लगभग 2000 वोटरों का गांव है ये। और यहाँ पे हम लोगों ने ना आग आग नहीं लगाते हम लोग। मुनीलाल सर जी को भी दिखा हम लोगों ने, यहाँ पे लगभग 10 सालों से हमारे आसपास आग नहीं लगी। और हम लोग रोटावेटर के द्वारा, डीकम्पोजर के द्वारा खेतों में जो नरवाई जो निकलती है उसको मिला देते हैं और अपने खेतों को आग से हम लोगों ने 10 साल से बचाया है। इसका हम लोगों को कई बार यहाँ के माननीय कलेक्टर साहब ने हमें सम्मानित किया, हमारे जिले को। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। हम लोगों ने स्प्रिंकलर से खेती लाए, बूंद बूंद पानी बचत। आ, हमारे पास आपको बता दें, मेन कैनाल है, तवा डैम है, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन पानी की बचत करना, स्प्रिंकलर के द्वारा अपने खेतों में कैसे पानी कम से कम पानी देना, कम पानी से अधिक उत्पादन लेना, अधिक पानी से जो फंगस लग रही है उनको रोकना, ये सारे ऐसे कार्य हैं जो हम लोगों ने किए हैं। हमारे गांव वालों ने नदियों में छोटे छोटे बोरी बंधान लगा के, जिसका पेपर ने, दैनिक भास्कर ने काफी प्रकाशित किया था, हम लोगों ने छोटे छोटे बंधान बनाए और पानी रोका। और जो हम लोगों के गांव में जो छोटे कुएं थे बंद हो गए थे, तो वो फिर से वो कुएं जो है वो चालू हो गए। ऐसी बहुत सारी चीजें, घटनाएं इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से सीखी और उनको करी। और उनका जो भी फल हमें प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ, वो यहाँ का गांव वाले और सभी लोग इस योगाहार कार्यक्रम के शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जो इससे हमने सीखी है और निरंतर सीखते रहेंगे। और हमेशा हम कहें कि ऐसे ही मूर्धन लोग हमें आके, क्योंकि ये जो खेती है वो अथाह सागर है, इतना बड़ा सागर है, इसमें कोई किसी को परिपूर्ण नहीं कह सकता कि मैं इसमें पूर्णतः हो गया हूँ। इस खेती को सीखने के लिए बहुत कुछ चाहिए इसमें। आज शायद मेरे ख्याल नायक साहब भी जुड़े हुए हैं जो फिशरीज से हैं। मैंने उनको भी लिंक भेजी थी, तो शायद वो भी 2-3 दिन से जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें, इतना नर्मदापुरम में इतनी अच्छी यहाँ पे जो मिट्टी है, यहाँ की बहुत अच्छी मिट्टी है नर्मदापुरम की। यहाँ सभी टाइप की फसलें बहुत 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 तादाद में होती हैं। सब्जियां हैं, बगीचे हैं। यहाँ गेहूं जो है वो पंजाब से ज्यादा नर्मदापुरम देता है। यहाँ पे तीनों फसलें, धान, गेहूं और जो मूंग है, वो शासन खरीदता है और बहुत बड़े पैमाने पे खरीदता है शासन, और निरंतर चुकाता है। जब जब से गवर्नमेंट खरीदने लगी है गेहूं, आपका मूंग, तो पर्याप्त पैसा मिलता है किसान को। इस गवर्नमेंट के खरीदने के कारण यहाँ के बेचे रेट डाउन नहीं कर पाते हैं, इससे किसानों को बहुत अच्छा पैसा प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी ऐसी भारत सरकार की योजनाएं हैं जो बहुत अच्छी चल रही है और जमीनी स्तर तक जा रही हैं। उनका जो परिणाम है बहुत गहरा है, वो आने वाले समय में बहुत देखने को मिलेगा। बहुत बड़े बड़े जो जैसे गोट्स पालन है, उनका गऊ पालन है, गऊ पालन 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट आ गए हैं। और जो लोग बाग अ, बहुत आगे आके इनको ले रहे हैं और इनकी उपयोगिता दिखा रहे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारत सरकार के अगर ऐसे प्रोजेक्ट चलते रहे तो दूध की समस्या, दूध में जो सबसे भारी अगर मिलावट है तो वो दूध के अंदर ही है, वो बंद होने में मदद मिलेगी।
बहुत सारे हम लोग करीब 80 से 90 एकड़ में पशु आहार उगाते हैं। इस समय मक्के की हमारे यहाँ कटाई शुरू हो गई है, हम लोग साइलेज बना रहे हैं। इस योगाहार से प्रभावित हुए विभिन्न देश के कम से कम भारतवर्ष के 500 लोगों ने आके मेरे यहाँ निःशुल्क ट्रेनिंग ली है। मैं बता दूं, ऐसे ऐसे लोग आए कि सिर्फ इस योगाहार कार्यक्रम से वो जुड़े हुए थे, हमारा कभी उनसे कोई संबंध नहीं था, और उन्होंने आके यहाँ पे पूरा कैसे साइलेज बनता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं उनके, जो उन्होंने आके यहाँ पे किया कि मुझे बहुत अच्छे से हम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग मिली। इसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में किस कोने में होता है ये मैंने देखा है। अभी लगभग कुछ दिन पहले ही बिहार से आए, कुछ पूना के पास से आए, ऐसे लोग आए जो जिन्होंने इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से सुना, और वो लोग आके यहाँ पे साइलेज बनाने का उन्होंने देखा कि कैसे साइलेज बनता है, कैसे गाय का दूध बढ़ता है। ये सारी चीजें उन्होंने बहुत बारीकी से देखी, अध्ययन किया, और यहाँ से अपना बना के गए हैं कि हम भी साइलेज लगाएंगे। अगर एक साइलेज मशीन लगती है तो इस योगाहार के प्रत्येक सदस्यों की उसमें भूमिका रहती है, क्योंकि वो इस योगाहार कार्यक्रम से जुड़ के और इससे नई चीज वो सीख के गए हैं, और वो जहाँ भी गाय को, पशु को, जो भी गाय को बचाएंगे तो वहाँ इस योगाहार को जरूर से जरूर प्रसाद मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो ये योगाहार में भले सदस्य कम हो, लेकिन इसकी जो ऊर्जा है बहुत अंदर तक है और बहुत गहराइयों तक पहुंचते जा रही है। मैंने देखा है, जैसे आपने देखा होगा कि बांस की जड़ सबसे नीचे जाती है, जहां पानी कम हो वहां अगर बांस लगा दिया जाए तो बांस पानी जमीन के अंदर पानी उतारता है। वैसे ये योगाहार कार्यक्रम है हमारा, जो एक बांस की जड़ के माफिक अपनी हाइट से आधा जमीन के अंदर पानी को उतारता है, उन योजनाओं को उतारता है। मन को छू लेने वाली बात इस योगाहार कार्यक्रम से मिलती है। ऐसा मिलता है कि ये एक परिवार है, और इस परिवार के प्रत्येक सदस्य, जुड़ने वाला सदस्य कुछ ना कुछ ऊर्जा यहाँ अवश्य देता है, और वो ऊर्जा पूरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो हम लोग फैलाते हैं। मुन्नीलाल सर कई बार यहाँ पे भ्रमण करने आते हैं, वो देखते हैं कि क्या चल रहा है जिले में, और उन्होंने कई चीजें यहाँ पे पाई हैं। हमें पता चलता है कि वो यहाँ आए थे और उन्होंने ये चीजें देख के गए हैं। हमारे यहाँ जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं आपको बताएं तो काफी उसमें योगाहार कार्यक्रम का एक योगदान है। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों की जो योगाहार की चर्चा है, यहाँ कलेक्टर, एसडीएम, डीडीए हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, आत्मा डीडीए, यांत्रिकी, सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सारे इस योगाहार कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी केवी के हैं, यहाँ पे 2 केवी के हमारे यहाँ पे केवी के बनखेड़ी काम करती है, और रिसर्च सेंटर पवारखेड़ा है, यहाँ पे हमारे योगाहार कार्यक्रम की चर्चा रहती है। इस बार पवन सर पवारखेड़ा गए थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज है, और वहाँ के बच्चों ने भी इस कार्यक्रम की बड़ी सराहना की, और उन्होंने बड़ी बारीकी से सुना। हमने देखा है कि जहाँ पे भी जाते हैं तो इस योगाहार कार्यक्रम की चर्चाएं अवश्य होती हैं। और हमारे जिले में जैविक की तरफ अगर कहीं बढ़ने के, इतना अनाधुंध पेस्टिसाइड की तरफ भाग रहा था ये जिला, इतनी ज्यादा यहाँ पे पैदावार होना, अधिक पैदावार होना भी, यहाँ पे पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का भरपूर उपयोग हो रहा, इस पे कुछ कहीं हिलाने का काम किया है, और किसी लोगों को रसायन से वापस लाने का काम किया है, तो वो योगाहार कार्यक्रम ने किया है और उनके सदस्यों ने किया है। हम तो चाहते हैं कि योगाहार के सदस्य हर साल हम लोग यहाँ बुलाएं और उनकी ऊर्जा को हमारे जिले में बिखेरें। हमने देखा है कि प्रत्येक सदस्यों में एक विशेषता होती है, वो इस जिले में, नर्मदापुरम में वो देखने को मिलती है। आपको बताने हैं, यहाँ के जितने भी केवीके के वैज्ञानिक, पवारखेड़ा के वैज्ञानिक, काफी लोग हमारे कार्यक्रम में लगभग मुख्य अतिथि बन चुके हैं, और उन्होंने भी अपनी ऊर्जा अपनी यहाँ पे दी है। तो
अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि जैविक चीजें इतनी कठिन नहीं है। इस योगाहार के कार्यक्रम की बदौलत बार बार अध्ययन करने से ये समझ आ रहा है। आज हम लोगों ने, यहाँ पे वर्मा जी हैं, उनके यहाँ अभी हम लोगों ने, हमारा जो संतोष सर ने जो हमें सिखाया था, उन्होंने जो वहां से हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी थी, जो दुबे सर ने बताए थे, तो वो संतोष सर के द्वारा हमें, जैसे हम लोगों ने जमीनी ट्राइकोडर्मा तैयार किया, और वहां से जो संतोष सर के माध्यम से जो हम हर हफ्ते ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमारे यहाँ 11 लैब, छोटी छोटी लैबें डल रही हैं। उन लैबों के माध्यम से और संतोष सर के मार्गदर्शन से हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा का बहुत सफलता पूर्वक उपयोग किया। देखा कि ट्राइकोडर्मा डालने के बाद खेत कैसे हरे हो गए, पूरी उसमें काई टाइप की लग गई थी, और बताया कि संतोष सर ने, ये ट्राइकोडर्मा का बहुत जबरदस्त असर है ये। तो हमें बहुत खुशी हुई ट्राइकोडर्मा और इन चीजों का देख के। हम लोगों ने संतोष सर द्वारा जो बनाए गए हमारे प्रोडक्ट थे, वो भी हमने पवन सर जी को दिखाया, मुन्नीलाल सर जी को दिखाया, पूरी टीम को दिखाया कि कैसे हम लोग कैसे तैयार कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं। इसमें ये है, जैविक में निरंतर लगे रहना पड़ेगा, और निरंतर ही अपनी माता भूमि को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, जब हम लोग कहीं ना कहीं कुछ अच्छी मंजिल पे पहुंचेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि सदन को, कि यहाँ पे हम लोगों ने बल्लर का प्रचार प्रसार किया। इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से हम बताएं, लगभग 100 किसानों ने बल्लर उत्पादन के लिए अपने खेतों में बल्लर लगाई हुई है। और इस बार सभी सभी के अभी रघुवंशी भैया के हम गए थे, तो उनके यहाँ फूल आ गए, और दादू ने भी फूल दिखाए। ऐसे काफी सारे किसानों के यहाँ बल्लरों में फूल आ चुका है, और अब बल्लर आने वाली है। मेरे ख्याल उनको 70 से 80 रुपए किलो का मूल्य मिलना चाहिए, जिससे वो अपनी आमदनी को डबल कर पाएंगे। और बहुत सारी भारत सरकार की योजनाएं आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में जो भी अतिथि हैं, वो अपने क्षेत्रों के किसानों में फैलाएं। छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं। आज आप तुअर लगाते हैं, तो तुअर की दाल बनाने की मशीन अगर छोटी लगा लेते हैं, तो वही दाल जो आपकी 4,000 5,000 रुपए में तुअर बिक रही है, तो वही दाल आपकी 100 से 120 रुपए किलो में, एक छोटी 2.5-3 लाख की मशीन, जिसमें भारत सरकार आधा अनुदान दे रही है, वो लगा यांत्रिकी विभाग से संपर्क करके वो अपने क्षेत्र में उसको बेच सकता है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं, उनको समझना पड़ेगा, और योजनाओं को, जो भी सरकारी योजना है, ऐसे ही योगाहार कार्यक्रम जैसे हैं, ऐसे ही कार्यक्रम किसानों तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी जो योजनाएं हैं, वो कुछ किसानों के पास ना रह जाए, वो नीचे धरातल तक जाएं, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो योजना का भरपूर किसान उपयोग कर सके। बहुत सारी योजनाओं का सरकार बनाती है, लेकिन किसान, नीचे तक का किसान उपयोग नहीं कर पाता है। उसको उपयोगी होना चाहिए। जैसे माननीय मोदी जी का जो, जैसे किसान निधि है, वो देते हैं, तो हर आधार कार्ड से, हर किसान से नीचे किसान, जो लास्ट किसान है, उसकी झोली में वो भले 2,000 रुपए है, लेकिन वो गिरता है। वो योजना का एक तरीका है। अगर ऐसे ही कोई तरीके लाए जाए, जिससे नीचे, सबसे नीचे का किसान सीधा ऊपर के अधिकारियों से, भारत सरकार से उसका संबंध हो जाए, तो बहुत अच्छा होगा। उन योजनाओं का किसान भरपूर उपयोग उठा सके। आज भी बहुत सारे किसान हैं जो अपने बैल बख्तर से खेती करते हैं। आज भी गाड़ियों से वो सब्जी ले जा रहे हैं, और वो सब्जियों को, जैविक सब्जियों को बाजार में पहुंचा रहे हैं। ऐसे चिन्हित किसानों तक भी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, वहां तक पहुंचे ऐसी योजनाएं, ऐसी भी बनना चाहिए, जिससे निचले स्तर का, सबसे नीचे बैठा हुआ किसान, जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़, एक कूड़े की भूमि है, वो भी अपने आप को महसूस करे कि मुझे भी सरकार का, मेरा हाथ है मेरे ऊपर, बड़े लोगों का, बड़े अधिकारियों का, सभी का हाथ है। ऐसी योजनाएं पहली बार मोदी सरकार में ऐसी योजनाएं आई हैं, जो नीचे तक पहुंच रही हैं। ये बहुत अच्छा है। और इस सदन से मैं बताना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट
जो जैसे धान के, पहले हमारे यहाँ एक दो कारखाने हुआ करते थे धान के, आज हमारे यहाँ चावल बनाने के आपको बता दें 25 कारखाने लग गए हैं। बड़े व्यापारियों ने सभी ने लगाए हैं, लेकिन किसानों का जो चावल है उसका मूल्य मिलने लगा है। हम लोगों को पहले चावल की जब हम लोग खेती करते थे तो धान की जब हमारा धान का रेट 2000, 1500, 2500 तक रहता था, और वही चावल बाजार में हमें 100 रुपए किलो में हमें खाने को मिलता था। आज आज हमारी धान है जो 5000, 5500, 6000 तक बिक रही है, और वो धान हमें जो चावल है वो 100 रुपए में मिल रहा है। तो मूल्य फिर भी आधा है, लेकिन ठीक है। लेकिन पहले हमारा इसमें काफी शोषण हुआ। इन कारखानों के लगने की बदौलत हमारे यहाँ कंपटीशन आया खरीदने में, और ये कंपटीशन की बदौलत किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है और किसान भरपूर तरक्की कर रहे हैं। किसानों की तरक्की देखने का तरीका हमने देखा है कि गांव में आज साइकिलें बंद हो गई हैं, सारी मोटरसाइकिल हो गई हैं। सभी किसानों के पास 10 से 15% किसान के पास आज कार, मोटरसाइकिल हट के कार पे आने लगे हैं। आज हमारे यहाँ का मजदूर एक एंड्रॉइड 10,000 से 12,000 का मोबाइल चलाता है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र में उन्नति हो रही है। इन एंड्रॉइड मोबाइल चलाने वाले जो जो गाय चराने वाला है, अगर एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा है और वो हर 2 महीने में अपना रिचार्ज करा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं नहीं तो प्रोग्रेस है। आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ज्यादा गरीब है या बहुत ज्यादा वैसा है। शासन की मदद जो नीचे स्तर तक अनाजों हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो वितरण है उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो बहुत अच्छे हैं। गेहूं खरीदी में कोई भी कोरोना काल में सारे किसानों का गेहूं बहुत विधिवत खरीदा गया और कहीं किसी को दिक्कत नहीं आई। ये बहुत बड़ी भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ नीचे तक मिला है। हर किसान इसमें इसका फायदा उठाया है। तो हमने देखा है कि जो योजनाएं बहुत अच्छे से लागू हो जाएं और ऐसे बड़ी बड़ी प्राइवेट संस्थाएं उसमें बीच में आ जाएं तो वो अच्छे से कार्य हो सकता है। कंपनी बहुत सारी आई, हमारे मूंग की खरीदी करी, मूंग में जो घोटाले हो रहे थे वो रोके। इससे लगता है कि शासन सही दिशा में जा रहा है। आज हमारे यहाँ मूंग खरीदी में महिलाओं के बड़े बड़े समूह आए हैं, जिसमें 500-500 महिलाओं का ग्रुप बना है, और वो ग्रुप महिलाएं हमारे यहाँ मंडी में खरीदी कर रही हैं। और महिलाओं को अधिकतर देखा गया है कि वो जो कार्य करती हैं उनकी पकड़, उनकी निष्ठा ज्यादा अच्छी होती है खरीदी में। ऐसे शासन ने बहुत सारी योजनाओं को छूने की कोशिश करी है। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ शायद, मेरे ख्याल, ज्यादा मुझे नॉलेज तो नहीं है, पर इंडिया के अंदर शायद राजस्व जो है वो मूंग में और गेहूं में सबसे ज्यादा शायद नर्मदापुरम में आ रहा है। इससे सभी किसान बहुत खुश हैं इन खरीदी से। ऐसे ही जेबी में भी हम लोगों ने बात करी और इस मुद्दे को उठाया था कि जेबिक का भी हम लोगों को हाट की जगह मिलनी चाहिए, मेला लगना चाहिए, हम लोगों का भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहां प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भारत सरकार ने, जैसे न्यूजीलैंड में हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो प्राकृतिक सब्जियां बिकने के लिए जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, वहां सामने गेट पे ही मशीनें लगी हुई हैं जो हमारी सब्जियों को ये बता देती हैं कि ये पूर्णतः जैविक हैं। वही सब्जियां अंदर उसके प्राकरण में बिकने के लिए जा सकती हैं, बाकी की सब्जियां बिकने के लिए नहीं जा सकती। तो ऐसे हमारे यहाँ भी ऐसे तैयार होने चाहिए बाजार, जिसमें आदमी अपनी सब्जियां ले जाए तो वहां गेट पे उसकी चेक हो जाए कि ये सब्जियां नमूना, अगर 10 में से एक नमूना भी चेक हो जाता है तो जो लेने वाले हैं उनका भरोसा बढ़ेगा। आज जैविक सब्जियां तो बढ़ रही है पर लेने वालों का भरोसा कम होते जा रहा है। उस भरोसे को बढ़ाना है। वो भरोसा इतनी तेजी से कम हो रहा है कि उसका जो स्तर है बहुत तेजी से जा रहा है। आज जो सब्जियां बाजार में आ रही है वो पूर्णतः जैविक है, जैविक बोल के दी जा रही है। वो जैविक है या नहीं है, इन चीजों के लिए छोटे छोटे जो इंडिकेटर्स हैं वो किसानों को और वो खरीदार को मिलने चाहिए। खरीदार और किसान के बीच की जो दूरियां बढ़ रही हैं उसका फायदा जो व्यापारी उठा रहे हैं
वो भी बंद होना चाहिए। अधिकतर देखा गया है कि 1,000 रुपए की सब्जी बिकती है तो उसमें से 100 रुपए कमीशन एजेंट आड़तिया ले लेता है। भारत सरकार की भी नजर है, लेकिन इतना बड़ा व्यापारी वर्ग जुड़ा हुआ है, शायद चुनाव के डर से या वोट के डर से उन लोगों को अभी तक नहीं हटाया है। उन्हें हटाना चाहिए। किसान आज 10% पर डे में, आप सोचिए 1,000 की सब्जी बिकने पे जब 100 रुपए जाते हैं किसान के, और जो खरीदता है जो खरीदता है सब्जियों को, उससे भी लिया जाता है 5%। यानी आप सोचिए अगर उसने 100 रुपए की सब्जी ली है तो उससे भी 5% ले लिया जाता है, और 10% जो किसान बेचने जाता है उससे भी ले लिया जाता है। और ये चीज भारत सरकार भी जानती है। पूरा ऐसा नहीं है कि शासन नहीं जानता है, पर इतना बड़ा मौस इसमें जुड़ा हुआ है, सरकार नहीं चाहती। कुछ योजनाएं ऐसी हैं, उन्हें सरकार को चलाना पड़ रहा है कि आज किसान जो है, जो व्यापारी वर्ग है, अगर वो नाराज हो जाएगा तो वो किसानों को मिला लेंगे। अधिकतर अधिकतर देखा गया है कि किसानों की जो बहुत अच्छी योजनाएं आती हैं, अगर व्यापारियों को नुकसान हो रहा है तो वो किसानों को मिला लेती हैं और वो चक्का जाम और रोड पर उतर आती हैं। अभी किसान उतना समझदार नहीं है। क्यों नहीं है? उसके कारण है, आज 70% खेती पे भरोसा है, देश का खेती पर आधारित है, लेकिन उसकी शिक्षा नहीं है। आज किसान का बच्चा अगर कोई सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहे तो उसको 4th कैटेगरी में रखा गया है। वो 4थी कैटेगरी में आता है जब उसके बच्चे का एडमिशन अगर कहीं कराता है। मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी ने, माताजी ने मेरी सैनिक स्कूल में बहुत कोशिश की थी, और एडमिशन कराने के लिए जब उन्होंने बताया था कि भैया आप लोग तो 4th कैटेगरी में आते हो, तो ये कैटेगरी शब्द क्या है, ये चीजों को देखना चाहिए, इस चीजों को उभारना चाहिए। सबके बच्चे, कृषक बच्चे पढ़ें और कृषि आधारित खेती हो, बचपन से ही वो पढ़ने आए, पहली से ही उसके हाथ में खुरपी, कुल्हाड़ी, हसिया उसको दिया जाए, उसको मालूम हो कि हसिया और खुरपी का कहाँ उपयोग होता है, कैसे चलता है। आप बड़े होने पे तो वो पैतृक तो सीखता है, लेकिन आप बताइए जिसके पास 20 एकड़, 10 एकड़, 1 एकड़ जमीन है, लेकिन उसको वैज्ञानिक का नॉलेज नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से कैसे किया जाए वो नहीं है, उसको कम से कम उसके छोटे स्कूल में प्राइमरी से ही उसको एग्रीकल्चर की खेती होना चाहिए। हमने देखा है, मैं आपको बता दूं एक छोटा सा, कि ऑस्ट्रेलिया जब हम लोग गए तो हमने देखा वहां 5वीं के बच्चे स्ट्रॉबेरी तोड़ रहे थे, और वो स्ट्रॉबेरी तोड़ के ग्रेडिंग कर रहे थे। आज हमारे यहाँ 5वीं का बच्चा, किसान का बच्चा, ग्रेडिंग का मतलब ही नहीं जानता, क्या ग्रेडिंग होती है वो जानता ही नहीं। तो ये जो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल, मैंने लिखा, मेरे बच्चों ने लिखा, ये परंपरा हटनी चाहिए। प्रैक्टिकलों को खेत में कराना चाहिए कि कैसे खेत में हो। मेरी तो इच्छा बहुत रहती है कि किसान के बच्चों को जब वो बड़ा हो, छोटा सा नन्हा रहे, जब से ही उसके हाथ में खुरपी और उसके हाथ में टेक्नोलॉजी पकड़ा दी जाए वैज्ञानिक की, कि कैसे तो वो खेती को 4 चांद लगा सकता है। यहाँ के जितने भी बड़े बड़े एग्रीकल्चर में प्रोफेसर हैं, केवी के वाले हैं, इनको पेंशन ना दे के इनको जमीन देनी चाहिए। भारत सरकार को 5 से 10 एकड़ जमीन दे के कि अपने क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार करें और अपनी जीविका उस खेत से चलाएं, भारत सरकार पे डिपेंड ना रहें। आप लोगों ने जिसकी पढ़ाई करी है, इतने समय से आप लोग खेती कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इसमें आपने इतने साल इसमें अध्ययन किया है, क्यों ना आपको 10 एकड़ जमीन दी जाए, आप अपनी जीविका चलाएं और आसपास के किसानों को ट्रेनिंग दे। अपने क्षेत्र को एक एक किसान का एक मंदिर बनाएं, जिसमें सब किसान जाके उस वैज्ञानिक के खेत पे जाके प्रसाद रूपी ट्रेनिंग ले, क्योंकि आज खेती में वैज्ञानिक का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। बगैर विज्ञान के खेती, इसलिए मोदी जी कहते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विज्ञान को उन्होंने जोड़ा है, बगैर विज्ञान के शायद, बगैर टेक्नोलॉजी के खेती का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अब खेती के अंदर पढ़ाई की आवश्यकता है बहुत। कैसे फोर लाइन खेती करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे संरक्षित करें, कैसे गाय पर बढ़े, कैसे गोबर का उपयोग हो। आज हमारे यहाँ गाय पालन वाला सिर्फ दूध देख रहा है, वो आगे बढ़े। और ऐसी बहुत चीजें हैं
जिसमें कि बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे पशुपालन मंत्री हैं, ऐसे मंत्री हैं कि जिनके यहाँ पशुपालन मंत्री हैं लेकिन उनके यहाँ गाय नहीं है साहब। तो ऐसी क्यों है, क्या कारण है ऐसा कि इतने बड़े मंत्री, पशुपालन मंत्री होके आपके यहाँ पे गाय नहीं है और आप पशुपालन मंत्री हो? तो ये देश को किस दिशा में आप ले जाओगे, किसानों को किस दिशा में ले जाओगे? ये छोटी छोटी बातें विचार में आती हैं। इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत ये सब सीखा है जो आपके सामने रखा है। और अब किसी के कोई क्वेश्चंस हो, कोई प्रश्न हो तो मुझे अवश्य बतावें। क्वेश्चन और प्रश्न, क्वेश्चन भंडार है। क्वेश्चन आने के पहले मैं सदन से निवेदन करता हूं कि आज जो शरद जी ने ऐतिहासिक अपना उद्बोधन दिया है, योगाहार परिवार तालियां बजा करके आपका स्वागत करें, आपका सम्मान करें, अपनी भावनाओं का आभार करें। इतना आप किसानों के लिए, कल्याण के लिए इतना जबरदस्त जो है ध्यान रखते हैं, और आपकी उपलब्धियां, आपके भाव योगाहार परिवार कभी भूल नहीं सकता है। आपकी आत्मीयता, आपका समर्पण, सभी सब योगाहार कार्यक्रम दौलत है साहब। सदन को धन्यवाद, सदन को धन्यवाद। सभी सदन के उपस्थित के मार्गदर्शन पर अपना आभार ज्ञापित किया, धन्यवाद दिया, प्रसन्नता व्यक्त की। अब हैंड रीच हो रहे हैं, आमंत्रित कर रहा हूं जो अपने भाई बहन आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आप आए और आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय संवाद करें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने योगाहार की जो उपलब्धि है, परंतु अब योगाहार में आपने जो योग से जो प्राप्त किया है उसके संबंध में कोई चर्चा नहीं की कि योग से आपको क्या मिला है। कृपया ये भी बताएं। आपने खेती से बहुत कुछ पाया है, योगाहार से बहुत कुछ पाया है, परंतु योग से क्या पाया ये भी तो आप बताएं। जी ओम। जी जी दादू, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, और सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुन्नीलाल सर जी के साथ आकर मुझे जोड़ा था। मेरे जिस दिन आपने जोड़ा उस दिन शायद मेरी कहीं दुआएं रही होंगी, जो इस योगाहार कार्यक्रम से आप दोनों ने मुझे जोड़ा। मैं बता दूं कि जब हम लोग इस कार्यक्रम में जब 225वां कार्यक्रम मना रहे थे, जब मुन्नीलाल सर जी पहले हफ्ते भर पहले आ जाते हैं, उनकी एक विशेषता होती है कि कोई भी कार्यक्रम बनाना हो तो वो एक हफ्ते से पहले उस कार्यक्रम में दौड़ना, 100 150 किलोमीटर गाड़ी को चलाना, ये उनकी ऊर्जा का कार्य रहता है। और मैं बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ा स्वास्थ्य डाउन था, उन्होंने बहुत सारे वैद्यों से मेरी बात कराई थी, और जब मैंने देखा था कि मेरा स्वास्थ्य पहले से कुछ गड़बड़ रहता था, लेकिन जब से योगाहार कार्यक्रम जुड़ा है शायद मुझे कभी बुखार नहीं आया, और मैं निरंतर जिस प्रकार एक, जैसे कहना चाहिए स्वास्थ्य में जो कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी चल चल के धार आ जाती है, वैसे ही मैं इस योगाहार कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद मेरा जो स्वास्थ्य है उसमें धार आ चुकी है। छोटी मोटी बीमारियां मुझे आती नहीं, और मैं अपने आप को ज्यादा स्वस्थ महसूस करता हूँ। और सुबह से जो योग रहता है, हम लोगों का मंडी और आपका योग बराबर का समय है। हम लोगों की सब्जी मंडी 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है, जो लगभग 6:45 बजे, 6:30 बजे खत्म होती है की सब्जी मंडी। और यहाँ पे आपको बताएं, सब्जियां जो बिकती हैं वो ये टाइम रहता है। और योग से जो चीजें जो निकल कर आई हैं, बहुत सारी बीमारियों पे कंट्रोल, अपने आप में विश्वास का बढ़ना, ये योग कहीं ना कहीं विश्वास को भी बढ़ाता है। मैंने देखा है कि आप योग कराते हैं तो 2 दिन तक पैर जरूर दुखते हैं। ये बड़ी विशेषताएं हैं कार्यक्रम की। लेकिन इस योगाहार कार्यक्रम से मैंने बहुत सारी चीजें ली हैं।
अगर मैं एक एक चीज आने लगूं तो शायद समय कम पड़ेगा दादू। और आपको बता दूं मैं कि योग हर चीज में जीवन को तो सुंदर बना ही रहा है, जीवन को तो बढ़ाता ही है वो। और जो सांसें हैं, सांसों की जो गिनतियां हैं, उनको भी वो बढ़ाने का कार्य करता है। आदमी अगर स्वस्थ रहेगा तो उसके जीवन में हर चीज स्वस्थ रहेगी, उसका जीवन स्वस्थ रहेगा, उसका खाना स्वस्थ, वो अपने काम को ज्यादा अच्छा देख सकता है। मैंने देखा है कि आराम की जरूरत, ऐसा लगता है निरंतर दौड़ते रहो। जब पवन सर आए तो हमने निरंतर दौड़े, रात को 12 बजे तक हम लोग दौड़ते रहे। पता नहीं क्या लग रहा था कि सर को हर जगह ले जाओ, बस ये लग रहा था कि सर के सिर्फ 2 दिन है, कैसे हमें 3 दिन मिल जाते, 4 दिन मिल जाते तो हम हमारे जिले में और जगह ऊर्जा बिखेर देते और पवन सर की हर जगह ऊर्जा ले लेते। ये हमने देख, हमारे यहाँ जो योगाहार के सदस्य, आपको मैं जितने हमारे योगाहार के सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य ने इतना मतलब इतने इसको ताकत से दौड़े थे वो लोग कि आपको बताएं हम क्या कह सकते हैं। हर आदमी में एक विशेष ऊर्जा थी हमारे यहाँ, वर्मा जी में, ML गौर साहब, मतलब कोई सदस्य ऐसा नहीं, रघुवंशी भैया, अरे साहब पूछो मत, दादू तो सोए ही नहीं, निरंतर दादू तो लगे ही रहे। तो ऐसी ऊर्जा थी, ऐसा योग था बहुत। जी ओम भैया की आवाज आ रही क्या? जी ओम, आपकी आ रही है आवाज? ओम जी ओम। ओ आवाज आ रही ना दादू? आ रही हेलो, आ रही आवाज आ रही है आ रही है। तो उनको मुन्नीलाल सर जी को नहीं आ रही है। तो हमारे यहाँ जो योगाहार के सदस्य थे, सभी सदस्यों ने बहुत अच्छे से पवन सर जी को हर क्षेत्र में, आप सोचिए अशोक भैया का घर कहाँ है, किस कोने में, हम जानते हैं, वहां तक गए वो। और हमें पवन सर जी से, हम तो सदन के माध्यम से निवेदन करते हैं कि वो हमेशा आए, तो 1 हफ्ते के लिए आए हमारे जिले में, जिससे सारे सदस्य लोग अपने क्षेत्र को, हम एक सदस्य जरूर हैं, मैं बताता हूं कि मैंने तकरीबन 1000 बच्चे और छात्रों को पवन सर से मिलवाया होगा। यानी आप समझ, एक दिन में मैंने 1000 लोगों से मिलाया, ML गौर साहब ने मिलवाया, अशोक भैया ने मिलवाया, रघुवंशी भैया ने मिलवाया, यानी सदस्य, यानी 10,000 बच्चों और आदमियों से पवन सर ने 2 दिन में मुलाकात करी है। आप सोचिए, 10,000 घरों से संपर्क किया, उन बच्चों से मिले हैं। अगर वो 500 बच्चों से मिले हैं तो 500 घरों में उनकी मुलाकात हुई है। ये जबरदस्त रहा हमारे यहाँ का, और ये योगाहार के कारण ही ये फुर्ती और ये रहती है। जियो दादू, और कुछ रह गया हो तो पूछें जी। बहुत बहुत सारी बात, गाय वाय के विषय में पूछना हो दादू को। अरे क्षमा करो सर भैया, ये नहीं छोड़ेंगे आगे भैया। ये नहीं छोड़ेंगे। तो जब मालूम है कि छोड़ेंगे नहीं तो भैया क्या करते हैं। जी आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी सादर आमंत्रित थे। जी आदरणीय, मेरा सवाल ये था कि आदरणीय ने ये बताया कि गौपालन के लिए 2 करोड़ तक की स्कीम है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये अधिकारी भी ना, बैंक में कोई जानकारी है, तो इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? जी आपके यहाँ पे डेयरी डिपार्टमेंट में दूध का वो होगा ना, आपके यहाँ पे नहीं है डिपार्टमेंट जिले में? हाँ जिले में। कौन सा जिला है भाई आपका? रायसेन आपका रायसेन? अरे रायसेन में तो यार बहुत बड़ा दूध का वो है, मतलब डिपार्टमेंट बहुत बड़े हैं वहाँ के अधिकारी। और आपके यहाँ वो मीटिंग में आते भी, आप उनसे मिलिए और उनसे बताइएगा कि साहब मेरे को जो देसी गाय की नस्ल बढ़ाने की जो योजना आई है उससे मेरे को वो करवाइए, तो वो करवाएंगे आपको। अच्छा, तो वो कहाँ आते मेरा होंगे, नंबर कैसे आप संपर्क होगा? नहीं कैसे नहीं, तो संपर्क आपके होगा? वहाँ पे डेयरी डिपार्टमेंट है जिले में जो है ना,
जिले लेवल पर पशुपालन विभाग जो होता है, जी। पशु उप संचालक होता है हर जगह। जैसे कृषि उप संचालक है, ऐसे पशु उप संचालक हैं पूरे जिले में। जी जिला कार्यालय में पहुंचे आपको पता लग जाएगा। जी। नंबर अभी आपको भोपाल में बहुत मेला लगाया था, आप गए थे क्या? ये कृषि मेला जो लगा था अभी लास्ट भोपाल में, दिसंबर में। एक्चुअल में क्या होता है भाई, ये जो जैसे बड़े बड़े कृषि मेले लगते हैं ना, वहां पे भारत सरकार के खुद स्टॉल लगते हैं। उन स्टॉलों में पूरा पर्चा पूरा दिया जाता है, लेकिन वो भाग्य बस या परेशानी बस कहें, किसान वहां तक मेलों में जाना कम पसंद करता है। अगर वो जाने लग जाए, जिस प्रकार से किसान जैसे मंदिरों में पूजा करता है, वैसे ही ये कृषि मेला और कृषि विभागों में वो जाने की पहल करे, निरंतर जो भी कार्यक्रम होगा उनको अटेंड करे, तो उसको जरूर से जरूर ये परेशानी नहीं आएगी। ये परेशानी आने का है कि आपका और जो विभाग का जो संपर्क है वो नहीं है, वो कम है, या वहाँ के अधिकारी नहीं चाहते हैं, या वहाँ के किसान वहां तक नहीं जाना चाहते। कहीं ना कहीं कुछ कमी है। दोनों बातें हैं। हाँ आदरणीय शरद भैया, बहुत बढ़िया शरद भैया जी। हेलो जी, मैं कह रहा हूँ कि वो हाँ, विभाग जी। की मुसीबत मोल लेना चाहता, वो अपने यहाँ भी वही स्थिति है कि ना ये सूचना दे पाते किसानों को। अगर ये सूचना दे तो शायद 5-10% लोग जा सकें, तो अपने यहाँ तो लोगों को नहीं, अभी तो जैसे है ही नहीं है। नर्मदापुरम में पशुपालन विभाग ने, मैं नर्मदापुरम का बताता हूँ भाई साहब, अभी उन्होंने मेला लगाया, ठीक है ना, और सभी जितने भी जो इससे जुड़े हुए हैं गौ सेवक हैं, उन्हीं सभी को सूचित किया था कि अपने अपने गांव में जो भी गौ पालक हैं, नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो आए। तो नर्मदापुरम में एडिटोरियम में इसका कार्यक्रम हुआ बहुत बड़ा, और हमारे यहाँ डॉक्टर विधायक जी ने इसका शुभारंभ किया था। और वहाँ पे एक एक योजनाएं, जो भी गौ पालक की योजनाएं थी, गौ से संबंधित जितनी भी योजनाएं थी, सारे पे चर्चा हुआ। और बस शासन ने हमारे यहाँ पे उस छोटे से कार्यक्रम में 10 से 20 लाख रुपए खर्च किया होगा कि ये जानकारी किसान तक पहुंचे। किसान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 7 से 20 लाख रुपए शासन को दिए कि ये हर योजनाओं को आखिरी तक पहुंचाया जाए। लेकिन किसानों तक जो निमंत्रण होता है, या आजकल तो इतना फास्ट काम हो गया है मोबाइल से कि सभी जगह मेरे को सूचना मिल जाती है कि ये कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, तो वो थोड़ा सा संपर्क में रहें। और मैं तो बताता हूँ आपको, हर हफ्ते क्या हर महीने में हर डिपार्टमेंट में, आपने 11 डिपार्टमेंट है, पूरे 11 डिपार्टमेंटों के नाम लिख लो और उनमें जाके वहाँ पे हाजिरी दो, भैया क्या आया है, क्या चीज है, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे यांत्रिकी हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे रेशम डिपार्टमेंट हो, चाहे दूध डेयरी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मिट्टी परीक्षण शालाएं हो, लैब हो, चाहे बीज प्रमाणीकरण संस्था हो, आपको 11 संस्थाओं में आपका निरंतर आपका लगे रहना चाहिए। कई बहुत सारी योजनाएं होती हैं जहां अधिकारी नहीं देना चाहता है, कई बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है कि किसान उनको सही ढंग से लेना नहीं चाहता है। किसान को सही ढंग से लेना और सरकारी ऑफिसरों का बताना वो भी बहुत आवश्यक है। इस चीज की दूरी को हटाना है, ये दूरी हटना चाहिए। किसान ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा खाने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा उनके समीप रहे, उनसे पूछे भैया ये क्या हो रहा है, क्या है आगे, क्या मीटिंग्स हैं, क्या है आप बताइए। जब हम तो ये जानते हैं कि भारत सरकार जब हमें कृषि कर्मा अवार्ड दे सकती है ना, उसकी निगाह बिल्कुल नीचे स्तर तक पहुंच चुकी है, वो पहुंचाती। लेकिन किसान का भी सहयोग चाहिए, किसान भी जाए, किसान को जाना पड़ेगा। आज आपको कोई फल खाना है तो उस पेड़ के नीचे अवश्य जाना पड़ेगा, वो फल आपके पास नहीं आएगा। आपको फल के पास जाकर और फल तोड़ने की, खाने का प्रयास करना पड़ेगा, जब वो फल आपको प्राप्त होगा। जी धन्यवाद शरद भैया। और हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने अपनी समस्या पूछा। आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर
कौर जी से भी बात कर ले आप, लक्ष्मीनारायण जी, जो हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं जी और जी जी सरकार के हाँ साथ वो भैया तो उनका बहुत बढ़िया संबंध है, है। राजेश भैया और से संपर्क तो करें। हाँ ठीक। उनने जोड़ा है आपसे। हाँ, तो वो राजेश भैया को सब योजनाएं पता जी जी, रहती है। बिल्कुल। जी और उनसे मेरी चर्चा भी हुई है, संवाद भी हुआ है। जी और ये पतंजलि किसान सेवा समिति के माध्यम से मैं सभी जो किसान भाई जुड़े हुए हैं, जहां भी प्रशासन से जरूरत है सहयोग की, आप संवाद करें। अगर कहीं समस्या का समाधान नहीं होता है तो मुझसे संपर्क करें। ये हर हालत में आपके योजनाओं का लाभ मिलेगा। और जैसा शरद भैया ने कहा है कि कहीं मेला लगता है, किसान मेला, तो ये ना सोचें कि हमें सरकार वहां बुलाए, हमें साधन भेजे और हमें पहुंचा बुलाए तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको वहां जाना चाहिए। मेला इसलिए लगाया जाता है कि आपको योजनाओं का लाभ मिल सके, आपको समझना चाहिए और स्वयं के व्यय पे जाना चाहिए। हमारा जहाँ प्रशिक्षण होता है, जैसे युवहार यात्रा निकाली गई, प्राकृतिक खेती जन जागरण यात्रा, उसमें नर्मदापुरम के किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और जब हिस्सा लेंगे, आपस में संवाद होगा, तो सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी, हमारा एक दूसरे से परिचय होगा, हम एक दूसरे से अनुभव शेयर करेंगे, हमारी भावनाओं में परिवर्तन आएगा। हम किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि जहां भी सरकार के साथ हमें समन्वय बना के काम करना होगा, और वो आदरणीय शरद वर्मा जी ने अपना अनुभव बताया है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक कुशल नेतृत्व करता आदरणीय पवन कुमार जी उपस्थित है सदन में। मैं चाहूंगा कि उनका अनुभव भी हम सुने। और हमारे लिए तो बताने का, मैं तो 4 तारीख के बाद अपना अनुभव बताऊंगा, लेकिन मैं आदरणीय पवन जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि समय अपनी गति से बढ़ रहा है। अगर किसी भाई किसान का, अगर कोई योगहार से संबंधित, अगर कोई यात्रा से संबंधित, अगर कोई सुझाव देना चाहता है, कोई आमंत्रित करना चाहता है, तो हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि वो अपने बात रख सकते हैं, अपना आमंत्रण दे सकते हैं योगहार परिवार को। और योगहार यात्रा का आयोजन हर माह हर जिले में होता रहे, ऐसे मेरे निवेदन के साथ में आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। शरद भैया का नंबर रहेगा। जी मिल जाएगा, नमस्कार। अभी मिल जाएगा ओम आपको, बहुत राजेश जी सुंदर से आज ले के लें। हमारे मुख्य अतिथि जी जी शरद जी का पुनः अभिनंदन। और बहुत सारी बातें आपने बताई, लेकिन अंत में जो वार्ता हुई उसमें निष्कर्ष ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों हाथ से ताली बजाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब पहले के मुकाबले सरकार काफी ज्यादा व्यवस्थित है, ज्यादा अपनी बातें वो नीचे के स्तर तक सभी किसानों तक पहुंचाने की बात सोचते हैं। कई जगह पर है और कहीं पर अभी कमियां भी होंगी, लेकिन हम भी अपनी तरफ से, किसान अपनी तरफ से प्रयास करें, एक्टिविटी दिखाए कि हम सक्रिय हैं। हम यह न दिखाए, यह धारणा न बनाए कि हाँ किसान सक्रिय नहीं है। वो अपनी सक्रियता दिखाएं पॉजिटिव तरीके से। सक्रियता भी दिखाने के तरीके हैं कि एक तो आपने आंदोलन किया, धरना दिया कि सरकार हमारा कुछ नहीं कर रही है। दूसरा आपने कहा कि सरकार के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके जो योजनाओं का उद्देश्य है उसको समझते हुए अपना सहयोग देने का प्रयास करना। जब आप ऐसा सहयोग देने का प्रयास करेंगे, सरकार के अधिकारियों को लगेगा कि उनका ही एक साथी हमारे बीच में हमारा सहयोग कर रहा है। और जब उनको ऐसा महसूस हो गया, वो खुद आकर के आपको सारी योजनाएं स्वयं बताएंगे। ऐसा मुझे लगता है, मेरा भी अनुभव कुछ ऐसा है। हमारे बीच में बहुत सारे किसानों ने इस तकनीक का, इस पद्धति का जो उपयोग किया होगा, तो उनको लगता होगा कि शायद ये जो अधिकारी हैं या जो संस्थाएं हैं वो स्वयं आकर के अपनी बातें आपको बता रही हैं, आपसे संवाद कर रही हैं, आपसे मार्गदर्शन दे रही हैं। तो ये ताली बजाने की, की पद्धति का एक हिस्सा हो सकता है। ये अनुभव मैंने कुछ साथियों से सुने और मुझे लगता है कि इस पर भी आपको विचार करना चाहिए, हमारे सभी साथियों को विचार करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि विभाग में ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़े शांति से सब लोग रह रहे हैं, सब खुश हैं। ऐसा कई बार नहीं भी होता है। वहां पर कई बार अधिकारी अपने, या जो कर्मचारी है अपने किसी न किसी व्यवस्था की वजह से या किसी अन्य कारणों से कई बार वो भी परेशान रहते हैं। और जो अच्छा काम करने वाले होते हैं उनकी तो परेशानी ज्यादा ही होती है।
तो ऐसे अधिकारियों के साथ आप संवाद करके, उनके साथ चर्चा करके, उनको अपना सहयोगात्मक रवैया दिखाते हुए जब संवाद करेंगे, उनका थोड़ा सा सहयोग कर देंगे, तो वो भी आपका सहयोग करेंगे। तो शायद ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही इस देश को हमने ऐसे ही आगे बढ़ाना। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ही सारा हमारे लिए सब कुछ कर दे और हम बैठे रहें और हम खाली लेने का काम करें। कुछ हमें देना भी पड़ेगा, तब जा कर के उस पेड़ के फल, मीठे फल हमें खाने का अवसर मिलेगा। नहीं तो फिर दूसरे तरीके लोग अपनाने का प्रयास करते हैं। तो आज की बहुत सुंदर मार्गदर्शन शरद जी ने आज अपनी हमारी जो यात्रा रही, न कभी भूलने वाली यात्रा, उसके बारे में उन्होंने अपने अनुभव बताए और मेरे लिए भी बहुत व्यक्तिगत रूप से और अन्य तरीके से भी ये यात्रा बड़ी अपने आप में विचित्र ही कहूँगा इसको मैं। और उस तरह से सीखने वाली भी रही। जो छात्रों से हमने मुलाकात की, मैंने उसमें से देखा कि कई सारे छात्रों की बड़ी जिज्ञासा थी। उनके मन में एक अट्रैक्शन हो रहा था। जब भी हमारे साथी संवाद कर रहे थे, उनके साथ बातचीत हो रही थी, उनको कुछ बता रहे थे। मुझे लगता है कि इस एनर्जी जो क्रिएट हुई है, इसको आगे निरंतर इसको संवाद को बढ़ाए रखने की ज़रूरत है इस जिले में, जिससे कि वो जो छात्र हैं, वो वापस जा कर के अपने-अपने घरों में इसके बारे में बातचीत करें। एक बार नहीं करें, जब वो 5-6 बार करेंगे, तब उनके माता-पिता के मन में भी कुछ परिवर्तन आएगा और वो भी सोचने के लिए मजबूर होंगे कि ये छात्र को ये नई हमारे बच्चे को ये नई चीज़ क्या बताई जा रही है, ये क्या सीख के आ रहा है, इसको सिखाने वाले कौन लोग हैं? तो तब जाकर के जो अगली बार आपकी जो जन जागरण यात्रा निकलती है, जब भी जिले में जन जागरण यात्रा योगाहार के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से भी, जब भी ऐसे संवाद करने का मौका मिलेगा, तो ऐसे छात्रों को आगे लेते हुए उनके माध्यम से उनके माता-पिता तक पहुँच के और अंतिम छोर तक पहुँचे हुए किसानों तक हम और अच्छी तरह से पहुँच सकते हैं। ये सारी विधाएँ जो हम जैविक प्राकृतिक खेती और उस पर जो चर्चा कर रहे हैं, ये शायद अंतिम छोर तक के और अच्छी तरीके से पहुँचेगी और इसके लिए 1-2 बार नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि 4-5 बार, 5-6 बार इनके साथ जब चर्चा, परिचर्चा, ज़रूरी नहीं कि सारी चर्चा हम ही करें, वहाँ के जो अध्यापक हैं, उनको उनके साथ संवाद करके, उनके क्योंकि उनको तो रोज़ ही उनके साथ बच्चों के साथ करना है, मिलना है, तो उनको भी साथ लेते हुए, अपना सहयोगी बनाते हुए अगर हम काम किया जाए, तो इसका प्रभाव दूरगामी प्रभाव, न केवल जो छात्र वर्तमान में है, बल्कि आने वाले समय पर जो भी छात्र कक्षाओं में आएँगे, जरा सीनियर कक्षाओं में आएँगे, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा क्योंकि वहाँ के जो टीचर हैं वो मोटिवेट हो गए हैं, वो उनके माध्यम से उनको उत्साह नज़र आ रहा है, उनको एक नया तरीका सीखने का मिल रहा है। तो ये सब चीज़ों को मुझे लगता है कि हमें क्रियान्वित करते रहना चाहिए। इस पर एक नज़र उसके बाद जो हमारी भूमिका है, वो नज़र बनाने की रह गई कि हमने अ, ये चीज़ें सिखाने का कार्य वहाँ के अध्यापकों तक छोड़ दिया। लेकिन हम वहाँ पर नज़र बनाए रख रहे हैं, हम अध्यापक के साथ निरंतर सहयोग आपका उनके साथ संवाद बनाए रख रहे हैं और संवाद के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से हमारे कहाँ पर क्या प्रगति हो रही है, कैसी प्रगति हो रही है, क्या कुछ कमियाँ तो नहीं है, कुछ कठिनाई तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हम शायद आने वाले समय पर और बेहतर रूप में इस कार्यक्रम को ले जा सकते हैं। और यह भी मुझे लगता है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि अब सभी छात्र एक जैसे नहीं होंगे। उनमें से कुछ छात्र जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहेंगे, उनके अंदर बहुत रुचि जागृत हो गई होगी। कई ऐसे छात्र होंगे जो कि वैसे ही पड़े रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको अगर ऐसे छात्रों को अगर आप चिन्हित कर सकें अध्यापकों के साथ मिल कर के और उनको किसी न किसी रूप में सम्मानित करें, उनका नाम बुला कर के भी सम्मान देना अपने आप में एक सम्मान देने की बात है। और कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें कि इन छात्रों को जो कि बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लें, जो कि घर जाकर के अपने अनुभव जो भी आते हैं उनको सुनाएँ और वापस आकर के बताएँ। ऐसे छात्रों को चिन्हित करके आपके जो
स्कूल के जो अधिकारी हैं आपके जिले स्तर के, उनको इन छात्रों का नाम आप बताइए कि ये छात्र ने बड़ा सुंदर ये काम किया है, इसने बड़ा अच्छी तरह से किया है। तो क्या है कि विद्यालय शिक्षा और बाकी जो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा अच्छा पहल हो सकती है कि अगर छात्र इस तरह से कुछ सम्मानित होते हैं, उनका थोड़ा सा रिकॉग्निशन होता है कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, तो निश्चित रूप से उससे बाकी छात्रों को प्रेरणा प्रेरणा मिलेगी। और जो छात्र छूट गए हैं, जो अभी व्यवस्थित नहीं हो पाए थे, जो कि किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो भी शायद प्रेरित होंगे। तो ऐसे करके इस तरीके से शायद और बेहतर हो सकता है। और साथ में आप आने वाले समय पर जो भी यात्राएं की बात तभी पिछले दिनों ML गौड़ साहब ने भी बताई कि वो यात्राएं करेंगे, पद यात्रा करने का भी प्लान है। तो वहां पर ऐसे छात्रों का सहयोग लिया जा सकता है, उन छात्रों को एक स्वयं सेवक के रूप में उनकी मदद ली जा सकती है, या उनको एक यात्रा का सहयोगी बनाया जा सकता है जब भी उनके विद्यालय के कार्यों के अलावा छुट्टी का कार्य है या छुट्टी है। तो ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे जो छात्र हैं और ऐसे अध्यापक हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी चीज बताई है, उनको सहयोगी बनाते हुए आगे काम करें। तो आपकी जो क्षमता है और आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ सकती है, ऐसा ऐसा भी मुझे लगता है। तो इस समाज के जो प्रत्येक वर्ग है, प्रत्येक जो लोग हैं, उनको साथ लेते हुए, और छात्रों के ऊपर आज मैंने बात कही है, तो उनको साथ लेते हुए ऐसा अगर किया जाता है, उनको एक क्रिएटिव तरीके से जोड़ा जा सकता है। और जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन वाला भी जो कार्य मैंने एक थोड़ा सा बताया था रमेश चंद मेहरा जी को भी, उस पर भी अगर वो थोड़ा सा और उसमें संवाद करके उनको उनकी टीम को भी बुला सकते हैं, तो छात्रों के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से एक काफी बड़ी पहल आगे हो सकती है। और उसमें से जो छात्र भविष्य के खेती करने वाले किसान बनेंगे, उनके जीवन में और उनके कार्यों में भी एक नई चीज देखने को आ सकती है। और उससे ये इस जिले में जो पूर्ण रूप से परिवर्तन की बात है, उस दिशा की तरफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। आज का बहुत सुंदर उद्बोधन शरद जी का, और बहुत सुंदर संवाद हमारे साथियों के द्वारा। मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ इस यात्रा को, मेरी यात्रा को बहुत यादगार बनाने के लिए, और बड़े सुखद पल मुझे देने के लिए, और मेरा सम्मान और वहाँ की आपकी क्रियाशीलता देख करके मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ। और आज की योग शिक्षिका हमारी नेपाल से जो थी शकुन जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, ओम। जी सर, ओम सर। जी आदरणीय सुमित वर्मा जी शायद आमंत्रित थे। हाँ जी, हाँ धन्यवाद जी। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रहा है? आ रही भाई साहब, आवाज आ रही जी, तो शरद भी आपने आ जैसे रहा है। बताया कि आप अपनी सब्जियां मंडी में बेचने जाते हैं, तो आपने कभी कुछ प्रयास नहीं किया कि ऑर्गेनिक का कोई एस्टेब्लिश कोई फर्म हो जो ऑनलाइन कुछ प्रोवाइड करे मीडियम सेल करने के लिए बाहर, अगर लोकल मार्केट नहीं क्रिएट हो पा रहा है तो? मेरी जानकारी में मतलब एक है हार्वेस्टिंग फार्मर्स नेटवर्क, जो लाइक ट्विटर ही है। वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कि बायर एंड सेलर के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। तो ऐसा कुछ आपकी जानकारी में या आपने कुछ प्रयास किए हो तो? जी, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने जैसे मनोहर डेयरी है भोपाल में, तो वहां पे जैविक उन्होंने स्टॉल लगाया और जैविक खाने की टेबल लगाई। तो भैया ये 10 टेबल तो जो है रासायनिक है, ये 2 टेबल जो है उसमें जैविक खाना मिलेगा आपको। ऐसे उसमें प्रयास किए, लेकिन किसान जो खाने वाले का जो विश्वास होता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, खाने वाले का विश्वास जब जागेगा। जैसे अपन देखते हैं फॉरेन में टैग लगा हुआ है, जापान की कंपनी है ग्रीन टैग लगा के देती है, भैया ये पूर्णतः जैविक है। तो वहां का जो लेने वाला है
वो आदमी संतुष्ट होता है मन से, दिल से, कि भैया मैं पूरा संतुष्ट हूँ कि ये बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया है। और वैसे अगर अपन ऑनलाइन देते हैं और अपने पास ऐसी कोई टैगिंग की व्यवस्था नहीं है, तो वो जो खरीदार है उसके जो मन में जो भाव है, भैया जैविक है कि नहीं है, वो दूर नहीं हो पाता है इससे। अब हम लोगों ने इस बार हल्दी करी, आपको बताएं 4 एकड़ में हल्दी करी, और हल्दी का पूरा प्रोसेस किया पूरा। और यहाँ से प्रोसेस करने के बाद आपको बताएं, यहाँ के तकरीबन 30 से 40 गांव में वो हल्दी बिकी है हमारे यहाँ से। हल्दी का जो हमने रेट रखा, जो बाजार में जो रेट था 160 से 65 रुपए किलो था, और हमारा रेट 100 से 120 रुपए किलो था। जो योगाहार के जो सदस्य थे उनके लिए 100 रुपए रखा था, और जो हमारे से जुड़े हुए उनके लिए, और बाहर वालों सदस्यों के लिए हमने 120 रुपए रेट रखा हुआ था हल्दी का। और हल्दी हमारी इतनी अच्छी थी, बहुत सारे योगाहार में अपने सदस्य हैं जिन्होंने देखी। आपको बताएं, उसकी खुशबू, उसका मतलब जो खुशबू है और उसका जो तीखापन था, जो अपन डालते हैं आधे चम्मच ही लग रही थी, वही चीज बता रही थी कि वो पूर्णतः जैविक है। लेकिन इस चीज को प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए भारत सरकार की ऐसी संस्थाएं हों जो इस पर टैग लगाती हूँ बनी हुई चीजों पे। हमने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, हमारे खेत का भी रजिस्ट्रेशन है जैविक, लेकिन हमारे पास ऐसे हमारे जो हम उत्पाद कर रहे हैं उस पे टैगिंग लगाने वाली कंपनी ने, जैसे आज हम लोग बीडर बीज लेते हैं एग्रीकल्चर कॉलेज से, और हम लोग बीडर बीज लेने के बाद जब फाउंडेशन बीज बनाते हैं, तो फाउंडेशन बीज बनाने में बीज प्रमाणीकरण संस्था हमारे नर्मदापुरम में ऑफिस है, उनको हम लोग सूचित करते हैं कि साहब हम लोगों ने ये एग्रीकल्चर कॉलेज से इतना बीज बीडर बीज लेके आए हैं, इसका फाउंडेशन बीज बनाकर हम मार्केट में उतारेंगे। तो उसमें हमारा टैग लगता है और बीज प्रमाणीकरण संस्था अपना टैग लगाती है। जब दोनों टैग लगते हैं उसके बाद फिर मार्केट में बिकता है। और जब वो टैग की बदौलत किसान ये समझ पाता है, लेने वाला उपभोक्ता ये समझ पाता है कि ये सर्टिफाइड चीज है और ये चीज इस लेवल की है, और वो फिर खरीदता है। तो ऐसा जैविक उत्पाद खरीदने में अभी कोई ऐसी टैगिंग सिस्टम नहीं है कि आके हमारे ऐसे कोई जिले में ऑफिस नहीं खुले कि जो हमारे उत्पाद पे आके टैगिंग लगा सकें, कि वो टैगिंग लगा दें कि भैया ये चीज जैविक है, अब आप कहीं भी भेजो। आज मैं मेरा बीज उत्पादित कर रहा हूँ, मैंने बीडर बीज एग्रीकल्चर कॉलेज से लिया और फाउंडेशन बीज बनाया। अब बीज प्रमाणीकरण मध्य प्रदेश शासन ने उसमें अपना टैग लगा दिया, वो उत्पाद को मैं ऑल इंडिया में कहीं भी बेच सकता हूँ, कहीं भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। लेकिन आज मैं जैविक की चीजें जब प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ तो मेरे पास कोई टैगिंग की व्यवस्था नहीं, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। अभी हमने पूछा है तो एपीडा भोपाल में अभी अभी ऑफिस डला है, ऑफिस बन रहा है। तो इस प्रक्रिया में काफी पीछे हैं जैविक के। वो जितनी तेजी से आगे आएगी और जिस समय टैगिंग होने लगेगा तो फिर हम लोग इसको मार्केटिंग कर पाएंगे। जी जी, मैं प्रयास करूंगा कि वो हार्वेस्टिंग फार्मर्स नेटवर्क की जो डायरेक्टर हैं वो कभी इस प्लेटफॉर्म में आए तो वो कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। मगर हम लोग इस बीच ये प्रयास कर सकते हैं कि हमारा भी योगाहर का 22 सेल का एक ग्रुप हो और फेसबुक पेज हो, एटलीस्ट उसमें हम कनेक्टेड रहें। जैसे आपने बताया कि क्या क्या उत्पाद आपके पास है, मगर हमेशा जानकारी नहीं होती, और जो जुड़े हैं रोज डेली उसमें या व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ही जानकारी हो पाती है। तो ये एक सुझाव है। हम लोग ये साइलेज भी बनाते हैं, आप देखिए, जी मैं दिखा, मेरे पीछे दिख रहे होंगे आपको, मैं दिखाता हूँ जी जी जी। ये साइलेज भी हम लोग गाय के लिए निर्माण करते हैं। ये देखिए पूर्णतः जैविक है। ये हम लोग 10,000 कुंटल गाय के लिए पशु आहार तैयार करते हैं। हमने सोचा कि आदमियों के लिए तो पूरी दुनिया उगाती है, इनकी अपन ने पशुओं की जमीन ली है, क्यों ना हमारी जो जमीन का 90% हिस्सा हम ये गऊ के लिए दे दें। हम इन्हीं के लिए चारा उगाते हैं। ये हमारा करीब, हमारी जमीन का, हमारे पास जो है उसके 80 से 90% जमीन में हम लोग ये साइलेज उगा रहे हैं। ये साल भर में 20,000 कुंटल हम लोग बनाते हैं, और ये गाय को भूसे के रेट में 7 रुपए किलो में दाने सहित उपलब्ध कराते हैं। जियो। बहुत सुंदर जी, धन्यवाद आदरणीय शरद जी। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी।
अनम्यूट कर लें मेहरा जी, जी रमेश चंद मेहरा। जी ओम, आवाज आ रही है? बोले दादू बोले। आ रही है, आ रही है। तो मैं अभी ये 30 महिलाओं को बोलिए। प्रशिक्षण देने बाबई क्षेत्र के जो नर्मदा किनारे का क्षेत्र है उस तरफ जा रहा हूँ। तो पूरी सब्जियां उधर लग रही है और सब्जियों में मुख्य रूप से मिर्ची भटा इनका अभी मतलब रोपण हो रहा मिर्ची का बहुत ज्यादा मात्रा में। तो भैया ये हरी मिर्ची का तो हरी मिर्ची को किस तरह से और इसका दूसरा उपयोग कैसे हो? जी हो। हरी मिर्ची का आप दादू एक तो पेस्ट बना सकते हो आप। इसका पेस्ट बनाने की इसकी है, इसको अगर आप पेस्ट कर लोगे तो पेस्ट में ये मिर्ची बहुत अच्छी है। अगर कोई मिल के वहाँ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो या हो तो वो बिकवा सकती हैं, मतलब वो बना सकती हैं और इन किसानों को सदस्य बना ले। तो वो पेस्ट जो, अगर मिर्च आजकल लोगों के पास टाइम कम है तो वो क्या है, मिर्च अपनी पेस्ट निकाला और मिर्च अपनी जी। डाल ली। अब इतना टाइम नहीं है उनको कि सिल्ले या वो मिक्सी में घुमाते रहें। अब तो इतना टाइम है कि बस थोड़ी सी मिर्ची उन्होंने हरी डाल ली। तो ये सबसे अच्छा रहेगा अगर वो पेस्ट बनाना इसका सीख जाएं और वो पेस्ट को अपनी पैक करके और उसको बेचें वो, तो उसमें जी ज्यादा मुनाफा भी मिलेगा और किसानों को फायदा होगा। इसमें हाँ, अगर बहुत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जुड़ेगी तो वो और भी इसको अनुदान के रूप में जोड़ सकती है। जी 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 मैं चर्चा करूंगा इस संबंध में, क्योंकि मैं वहां पर प्रशिक्षण जी जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादरा मंत्र से। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए प्रॉब्लम था जुड़ने में भी, थोड़ा बहुत तो जुड़ा। आज भी मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट हूँ, लेकिन वहां से जुड़कर सब बातें सुनी। शरद जी से 2 बातें बहुत अहम समझ में आई है। एक तो कोई भी क्रॉप उत्पाद करने के बाद में गारंटेड परचेसर अगर गवर्नमेंट होती है तो भारत का किसान कोई भी उत्पाद कर सकता है। ये नर्मदापुरम ने सिद्ध कर दिया। जैसा उन्होंने बोला कि धान या फिर गेहूं और मूंग, जितना भी उपज होती है उतना का पूरा सरकार खरीद लेती है। तो इसलिए वहां पे सब ये तीनों क्रॉप बहुत बढ़ गए हैं। यही सिद्धांत हम बार बार बोल रहे हैं और भारतीय किसान बोल रहे हैं कि आप ऑयल सीड बोलो, पल्सेस बोलो, कोई भी बोलो, उनको एश्योर्ड लेने की तैयारी कर दो, व्यवस्था कर दो, तो भारत का किसान कुछ भी उत्पाद कर देता है। आज जो 40% हमारा विदेशी चलन तेल के आयात में जाता है, तो वो व्यवस्था भी हम निश्चित रूप से बदल सकते हैं। तो इस संदर्भ में एक सुझाव था मेरा। और दूसरा भी बोल देता, फिर दोनों शरद जी और मुन्नीलाल जी जैसे वहां पे महारथी लोग हैं तो ये कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता। और शरद जी ने बार बार जो बोला है कि जैसा कि उनको मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं मिली क्योंकि वो चौथी कैटेगरी में था किसान का बेटा। आज क्या व्यवस्था है मुझे पता नहीं है। अगर वो कैटेगरी अगर बदली नहीं गई तो भला ही शरद जी नहीं, शरद जी का बेटा नहीं, लेकिन दूसरे किसानों को उसका फायदा हो। तो इसलिए क्या है, आखिर हमारे देश में कानून का राज है, तो कानून अगर नहीं बदलते तो कुछ उपयोग ही नहीं होता। तो इसलिए चाहे कृषि मंत्री को लिख के बोलो या शिक्षा मंत्री को लिख के बोलो, यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। ये दोनों चीजों के लिए प्रावधान मैं इसलिए बोल रहा कि शरद जी और मुन्नीलाल जी जैसे, यानी मुन्नीलाल जी का स्पेशली, जैसा उनका तो यानी शिवराज जी की सरकार बोलो या केंद्र सरकार बोलो, दोनों में थोड़ी बहुत तो निश्चित रूप से पहुंच है, वो अपना संदेशा दे सकते हैं। तो ये दोनों के बारे में कि भाई आप यानी ऑयल सीड परचेसिंग की भी योजना जाहिर कर दो, तो भारत के किसान ऑयल सीड का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने में कर देंगे और हमारा विदेशी चलन बच जाएगा। ये एक चीज। और ये जो सैनिक स्कूल वाला जो फार्मूला है वो अगर नहीं बदला तो इसे भी बदल दो, तो निश्चित रूप से
आज शिवराज जी की सरकार है जो किसानों के प्रति अच्छा मतलब एक दृष्टिकोण रखती है, और मोदी जी की सरकार तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ये दोनों के लिए पहल करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, प्रस्ताव देने पड़ेंगे। तो ये प्रस्ताव देने का काम करे। बस इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत जी धन्यवाद। आज डॉक्टर साहब आप आपके स्वास्थ्य की हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र स्वस्थ हों। ऐसी प्रार्थना प्रभु से करते हैं और कि आप शीघ्र स्वस्थ हों। आदरणीय शरद भैया और हम सब आदरणीय पूरे युगहर परिवार की ओर से आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ मैं आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, आपने पुनः हैंड रेज किया है, अपनी बात रखें और फिर म्यूट कर लिया करें आप प्लीज। लक्ष्मी नारायण जी आदरणीय नमस्कार। मैंने 6 साल से अभी सब्जी करना बंद कर दिया था, लेकिन अभी अनंत मंडी भोपाल में सब्जी की डिमांड होने के कारण फिर से मैं सब्जियां फॉर्मेलिटी लेयर से स्टार्ट करना चाह रहा हूं। उसमें कुछ सुझाव दें। हालांकि ट्रेनिंग तो मैंने सब जगह की, लेकिन फिर भी आपका सुझाव चाहिए। कल रघुवंशी जी से बात हुई थी उसके लिए, मटर के लिए, बीज के लिए, तो वो शायद आज या कल में बताएंगे। जी बहुत अच्छा। और आप इस योगाहार कार्यक्रम में एक तो निरंतर जुड़ते रहें, इससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इसमें इस कार्यक्रम में आपको बता दूं, योगाहार कार्यक्रम में मिट्टी से लेके पेड़ के आखिरी फल तक, जो फल तैयार हो जाता है वहां तक की इसमें ट्रेनिंग दी गई है। और विभिन्न इतने सारे हमारे इसमें योगाहार में मुख्य अतिथि आए हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी जानकारियां दी हैं कि हम आपको बताएं कि वो सब्जियों में तो आपको उन्नति करेगा ही, कैसे आपको अच्छे से अच्छी वैरायटियां का चूज करना। इसमें सबसे बड़ा है कि वैरायटी आप कौन सा चूज कर रहे हैं। वैरायटियों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आज हमने देखा है कि आसपास जब किसान बीज खरीदता है तो आज भी बहुत सारे किसान 10 साल पुराना बीज उपयोग कर रहे हैं। तो वो बीज को कैसे अच्छी स्थिति में लावें, ऐसे वैज्ञानिकों से आप मिलोगे तो वही पुरानी वैरायटी जो है उसमें से अच्छे पौधे चूज करके कैसे बीजों को बनाया जाता है, वो चीजें आपको सीखनी चाहिए। जैसे बहुत 10 बेल है, 10 बेल में से एक बेल जो होती है, जो देसी वैरायटी है, वो बहुत अच्छा ओज दिखाती है। फिर उसके कैसे कौन से वाले फल बाद वाले लेने, बीच वाले लेने, आखिरी वाले लेने, वो फलों को आप लेके और अच्छे से पकाएं, उनके बीज बनाएं। और बीज के साथ साथ अगर आप जैसे उत्पादित में जाना चाह रहे तो आप बहुत सारी चीज देसी लें। देसी में अभी आप देखिए ककोड़े की खेती पे बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। ककोड़े का जो पौधा है वो बहुत अच्छा है। आप देखिए इस बार ककोड़ा 200 से 250 रुपए किलो बिका है। और उस ककोड़े पे पूरी ट्रेनिंग हुई हमारे सदन में, जब ककोड़े के विषय में पूरा पौधा कहाँ से प्राप्त करोगे, कितने मेल लेने हैं, कितने फीमेल लेने हैं। आप सोचिए एक ककोड़े की खेती से लगभग 4 लाख रुपए एकड़ की इनकम बताइए इसी सदन में। आप बताएं। तो इस सदन में जितने जो निरंतर जुड़ते हैं तो ऐसी वेराइटियों का बताया गया है कि कैसे आप उत्पादित करें। उनको लाए गए थे, वहां केवी के अंबिकापुर के थे वो सर, और उन्होंने पूरा बताया था कि कैसे कैसे लगाएं। तो आप बहुत सारी देसी वेराइटियों को भी चुन के आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसमें जैसे आपको बल्लर लगाने की हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बल्लर की खेती देसी बल्लर है, अगर आप उसको अर्ली निकाल लोगे और बहुत कम उसमें केमिकल यूज होता ही नहीं, एक माऊ भर की शिकायत आती है, बाकी उसमें कुछ लगता नहीं है, तो वो भी बहुत महंगी बिक जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें आप देसी पकड़िए और उसके बाद आपको जो भी खेती में जैसे समय को पकड़िए। ऐसा ना हो कि आपने टमाटर उत्पादित करा वो 2 रुपए किलो बिक गया था। तो टमाटर आपका जब निकले जब 200 रुपए का रेट रहना चाहिए। तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। मंडी में क्या चीज क्या महंगी आ रही है उसको नोट करें कि भैया इस समय महंगी है, तो वो चीजें आपको लेनी पड़ेगी। अभी जैसे खेत खाली है तो उसमें अभी आदरणीय मैंने लक्ष्मी मटर नारायण जी जी हाँ जी, मटर लगा सकते हैं आप, मेरा बहुत निवेदन अच्छा ये है आप सवाल करें और है। जी आप
आपने सवाल किया, शरद जी ने उसका समाधान बताया। जी। और आपसे निवेदन है, आप ये अनम्यूट क्यों कर लेते हैं बार बार? अपने आप आप ये होता है। म्यूट क्यों नहीं रखते हैं? म्यूट रखेंगे तो आवाज साफ आएगी। जी। नहीं, अपने आप नहीं अच्छा। होता है। हम आपको म्यूट कर देते हैं, आप अनम्यूट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा निवेदन है कि आप, हाँ, आप अपनी बात रख के ऐसा आप अपने, बस ओके। ये आप नहीं, अभी आप अनम्यूट हो गए, म्यूट करें। शरद भैया, एक चीज, शरद भैया का नंबर ये म्यूट रखा करें न, हाँ। शरद जी आवाज नहीं आ रही। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, रायसेन में रायसेन, राजेश बरेली। भैया संपर्क करो, हमसे हो जाएगा बिल्कुल। जी। ओके ओके। सदन को धन्यवाद। और आज सारगर्भित चर्चाएं हुई हैं। आदरणीय पवन सर जी का मार्गदर्शन मिला है और उन्होंने जो योगाहार के लिए और हमारे नर्मदापुरम जिले के लिए और अन्य जिलों के लिए जो आशीर्वाद दिया है कि हम यहाँ यात्राएं कर सकते हैं और करें, और उन्होंने स्वीकारता और समर्थन दिया है, मैं सदन को से पुनः नमन करते हुए अब आज की योगाहार कार्यक्रम को हम आभार ज्ञापित करने के लिए आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करें। और इस महत्वपूर्ण चर्चा को रिकॉर्डिंग है योगाहार यूट्यूब चैनल पर जाएं, योगाहार लिखें और योगाहार से अपना यूट्यूब पर किसी भी तारीख की, किसी भी दिन की आप चर्चा, किसी भी विषय की चर्चा सुन सकते हैं। आप लोग उसको सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जरूर योगाहार चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सुने और शेयर करें। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, ओम। चलिए, मेहरा जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, तो आदरणीय मैं सुमित वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय सुमित वर्मा जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी, आ रही है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे यहाँ लग रहा है। हेलो। कोई बात नहीं, चलिए, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो जी। हाँ, जी जी। आदरणीय हैंग हो अजीत जा रहा कुमार, हाँ, आ रही है आवाज, कर रहे हैं आप है। सुमित ये जी? पता है हैंग हो जा रहा है। मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय अजीत कुमार सिन्हा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजार जी, आदरणीय इंदु कुमार जी, आदरणीय कल्पना खोटले जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी, आदरणीय नरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रामकिशोर रघुवंशी जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय श्याम सुंदर जी, आदरणीय सिंधु वर्ग से बहन जी, आदरणीय सुमित वर्मा जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय वैशाली विनायक जी, आदरणीय युगहार रिकॉर्डिंग परिवार के हमारे सदस्य और जो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लेफ्ट हो गए हैं या जो समय जिन्होंने जो उपस्थित रहे उन सब भाई बहनों को, और आज के युगहार कार्यक्रम में हुई महत्वपूर्ण चर्चा का संवाद आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय और नेपाल से हमारी बहन जुड़ी थी जिन्होंने आज योग कराया और संवाद किया, उन सब भाई बहनों को पुनः नमन, वंदन, आभार ज्ञापित करते हुए आज की क्लास का यहाँ विराम देते हैं। कल 5:30 बजे नए योग शिक्षक और चीफ गेस्ट के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। और यूट्यूब चैनल योगाहार यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सुने। जहां भी जिस विषय की आपको बात जानकारी लेना है, किसी भी विषय, खेती से संबंधित हर विषय पर हमारे मुख्य कई चीफ गेस्ट महोदयों ने अपना उद्बोधन दिया है, उसका समाधान बताया है, उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और